डिस्क्लेमर। नमस्ते भाइयों और बहनों। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यह कहानी किसी भी व्यक्ति, भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर हिंदी नॉवेल चैनल पर नए हैं और आपको इस नॉवेल में नॉटी नॉवेल वाली फीलिंग मिलेगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय 18। विज्ञान की सीमाएं और आध्यात्मिकता की असीमता। दुर्भाग्य से विज्ञान सीमित है, आध्यात्मिकता के विपरीत, जिसकी कोई सीमा नहीं है। विज्ञान केवल ज्ञान की सतह को छूता है, जबकि आध्यात्मिकता उसके अंदरूनी हिस्से को छूती है और उसे नियंत्रित करती है। जब आपका अंदरूनी हिस्से पर नियंत्रण होता है, तो आप अपने दिमाग से सतही हिस्से को अपनी इच्छानुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। बेशक शिवम यह निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि संगठन केवल विज्ञान ही जानता है। हो सकता है कि उन्होंने दोनों पर शोध किया हो, और चूंकि आध्यात्मिकता और साधना के बारे में उनका ज्ञान अभी भी सीमित है, इसलिए वे विज्ञान से कुछ उम्मीद करते गए। शिवम ने सोचा, हो सकता है कि मैगस इस दुनिया से उतनी गहराई से जुड़े नहीं हों। उसे संतों की भूमि की दुनिया के इर्द गिर्द की छोटी छोटी दुनियाएं याद आईं, जहां साधना काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन संत अभी भी काफी छिपे हुए थे। वे जानवरों की तरह हैं, जो तब तक सतह पर नहीं आते जब तक उनकी जरूरतें पूरी होती रहती हैं। या ये भी हो सकता है कि वे छिपना इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनका स्तर इतना कम है कि सभी तरह के हथियारों से लैस आम इंसान उन्हें धमका सकते हैं। शिवम का रहस्य और सुरक्षा का आश्वासन। शिवम ने अपना हाथ हिलाया, जिससे जड़ें गायब हो गईं, ताकि लूलू और अन्य लोग आगे बढ़ सकें। यह स्वाभाविक रूप से उन्हें भ्रमित करता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसके बारे में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनकी पिस्तौल उसके हाथ में थी। भले ही उनके पास अभी भी पिस्तौल हो, फिर भी वे हिम्मत नहीं करेंगे। जाओ, शिवम ने कहा। इस वजह से सातों लोग झिझकने लगे। उन्हें मारे जाने का डर था, लेकिन शिवम ने जिस तरह से उन्हें जाने को कहा था, उससे उन्हें झिझक से पैदा होने वाला डर महसूस हुआ। महामहिम, क्या आप वाकई हमें सजा नहीं दे रहे हैं? बारबरा ने पूछा। जिस तरह से उसने शिवम को संबोधित किया, उससे लिली और जोया को अजीब लगा, लेकिन शिवम को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आप लोग जा सकते हैं, शिवम ने उत्तर दिया। वे अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके कदम रुके नहीं, लेकिन वे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, मानो उन्हें डर हो कि पीछे से कोई उन्हें कुचल देगा। तुम्हें तेजी से चलना चाहिए, नहीं तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे, शिवम ने बेपरवाही से कहा। उनके रोंगटे खड़े हो गए। फिर वे उछलते हुए पीछे मुड़े और जल्दी से भाग गए, यहाँ तक कि अपनी कार भी छोड़ दी। शिवम ने धीमी आवाज में कुछ कहा और फिर उन पर लगभग अदृश्य पक्षी भेजे। उसने जानबूझकर उनके साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि वह उनके पीछे के लोगों को भ्रमित करना चाहता था। उदाहरण के लिए, अगर वह उन्हें मार देता, तो संगठन को पता चल जाता कि वह डरावना है, इसलिए वे संभवतः एक मजबूत टीम भेजते। हालांकि उन्हें जीवित रहने देकर और साथ ही उन्हें यहाँ अपने अनुभवों के बारे में कुछ भी कहने से रोककर, उसे लगा कि अगर संगठन में मैगस हैं, तो वे शायद जल्द ही मिलेंगे। बेशक वो बिल्कुल भी नहीं डरता था। भले ही उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति थी, हजारों मंत्रों में महारत हासिल करने के बाद उसके पास चालों की संख्या व्यावहारिक रूप से असीमित थी। भले ही कोई आधिकारिक संत या उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी हो, वो बहुत चिंतित नहीं था। जोया की जिज्ञासा और शिवम का रहस्य उद्घाटन। इसके बाद वह वापस मुड़ा। लिली शांत थी, लेकिन जोया ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। उसके दोनों हाथ शिवम के शरीर पर चले गए और उसके छोटे छोटे खरगोश दब गए, जिसके वजह से शिवम का ड्रैगन भी बाहर आना चाहता था। फिर जोया ने कुछ सोचकर शिवम के ड्रैगन को देखकर उसकी छाती पर उतर आए। जोया ने उसकी शर्ट पकड़ी और बालों से लेकर पैरों तक उसे देखा। आप सचमुच शिवम हैं, लिली के चचेरे भाई है ना? उसने पूछा। शिवम ने हास्यास्पद सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने कहा, तुमने मेरा रहस्य जान लिया है। इसलिए उसने उसके माथे को छुआ तो वो एक कदम पीछे हट गई। तुम क्या कर रहे हो? उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसे यकीन था कि कुछ उसके शरीर में प्रवेश कर गया है। बस कुछ डाल रहा हूँ, ताकि राज उजागर न हो जाए। जब तक मैं आसपास हूँ, तब तक ये हानि रहित है, और ये लिली के शरीर में भी है। शिवम ने उत्तर दिया। क्या ये मेरे शरीर में भी है? लिली आश्चर्यचकित थी। चाची के शरीर में भी? शिवम ने झाड़ियों की ओर एक कदम बढ़ाने से पहले उत्तर दिया। दोनों महिलाएं फिर उसके पीछे चली गईं और झाड़ियों को देखकर उन्हें बारबरा के शब्द याद आ गए। अप्रत्याशित खतरा और आध्यात्मिक फूल की खोज। शिवम, अचानक लिली ने पुकारा। शिवम ने प्रश्नवाचक भाव से उसकी ओर देखा। क्या हुआ? माया राम देने में असमर्थ थी, क्योंकि उसने यह सब क्षण भर में किया था। सौभाग्य से जोया ने उसे जवाब देने में मदद की।
हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? तुम्हारा कोई बुरा इरादा तो नहीं है, है ना? जोया के बोलते समय शिवम ने लिली से अपनी नजरें नहीं हटाईं। वह बस व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। कुछ भी अजीब मत समझो, उसने कहा और अपना हाथ लिली के गाल पर ले जाकर उसे धीरे से दबा दिया। इसके बाद वो फिर मुड़ा और लिली का चेहरा लाल हो गया। वह शायद शर्मिंदा थी, इसलिए उसने जोया को थोड़ा चिढ़कर देखा, मानो अपने शब्दों से उसे दोषी ठहरा रही हो और अपने विचारों को प्रकट कर रही हो। जोया ने अपने होंठ खींच लिए और आंखें घुमाई। मन ही मन उसने कहा, मेरा दिमाग क्यों बेकाबू हो रहा है? अचानक बहुत तेज हवा चली और झाड़ियां और जड़ समेत दूर उड़ गईं। लिली और जोया लगभग आश्चर्य से उछल पड़ी। जिस जगह पर झाड़ियां थीं, वहां उन्होंने कई छेद देखे और जब झाड़ियां गायब हो गईं, तो हर एक से सांप निकले। वे छोटे हैं, कई रंगों के हैं, कुछ की पूंछ हिलती है। आह! दोनों महिलाएं डर से चिल्लाईं। शिवम, जल्दी से उन्हें मार डालो, लिली चिल्लाई। वो भागी नहीं, बल्कि उसका हाथ पकड़ लिया। जोया और भी ज्यादा डर गई, उसका शरीर जम गया। आपको उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मेरी ऊर्जा आपके शरीर में है, तब तक कोई भी सांप का जहर आपको नहीं मार सकता। शिवम ने उनके शरीर को थपथपाते हुए कहा। पक्षी अपने मुंह को बंद कर सकते थे, हालांकि वर्तमान स्तर पर वे बाहर लड़ने में असमर्थ थे, लेकिन उनके आंतरिक शरीर की रक्षा करना आसान था। बेशक दोनों महिलाएं अभी भी डरी हुई थीं, भले ही शिवम ने उन्हें बताया था। आखिरकार सांपों के बारे में जो डरावना है, वो सिर्फ उनका जहर नहीं है, बल्कि वे खुद भी हैं। शिवम ने उन पर हाथ हिलाया, जिससे वे हवा में उड़ गए और फिर स्वयं भी दूर हो गए। खतरा गायब होते देख दोनों महिलाओं की सांसें तुरंत शांत हो गईं। उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा और गिरने वाले अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश की। दुख तकन फूल और उसकी विशेषता। तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे थे? जोया ने पूछा। अंततः उसे ध्यान आया कि शिवम को कुछ खोजना भी था। यह तथ्य कि वहाँ कई सांपों का बसेरा है, यह सिद्ध करता है कि वहाँ कुछ छिपा हुआ है। देखो, शिवम ने उत्तर दिया। वह घुटने के बल बैठ गया, फिर अपने सामने की जमीन को छूते हुए बोला, हे पृथ्वी की देवी, मुझे रास्ता दिखाओ। गड़गड़ाहट। जमीन हिली और धीरे धीरे कब्र की तरह दो टुकड़ों में फट गई, जिससे उसके नीचे क्या था, ये पता चल गया। लिली और जोया ने अपनी सांसें रोक लीं और अपने होंठ एक दूसरे से चिपका लिए और बिना पल के झपकाए वहीं देखती रहीं। जब प्रकाश जमीन पर दिखाई देने वाली दरार में प्रवेश करता है, तो लिली और जोया को एक लाल फूल दिखाई देता है, जो गुलाब के आकार का होता है। और जब वे संकुचित आंखों से फूल को देखते हैं, तो वे फूल से चमकती रोशनी को हल्के से देख सकते हैं। जमीन के नीचे फूल कैसे हो सकता है? जोया ने पूछा। इस पार्क में आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक है और इसे यहाँ के पेड़ों द्वारा अवशोषित किया जा रहा है। दुर्भाग्य से, क्योंकि उनके पास कोई आध्यात्मिक तरीका नहीं है, वे जो ऊर्जा अवशोषित करते हैं, वह उनकी जड़ों से निकलकर भूमिगत हो जाती है। समय समय पर जमीन पर आध्यात्मिक पौधे उगते हैं। शिवम ने साधना का अध्ययन कर रही लिली को साधना और आध्यात्मिकता के बारे में ज्ञान देने के लिए जानबूझकर उत्तर दिया। उसकी बातें सुनकर युवती खुद को रोक नहीं सकी और पूछ बैठी, तो फिर इस फूल के क्या फायदे हैं? बेशक इसका इस्तेमाल औषधि बनाने के लिए किया जा सकता है। इसे तुरंत पीना भी ठीक है, लेकिन इसके फायदे उतने अच्छे नहीं हैं जितने मिश्रण के बाद मिलते हैं। शिवम ने अपनी उंगली को थोड़ा सा हिलाया और फिर हवा फूल के चारों ओर इकट्ठा हो गई और उसे अपनी ओर ले गई। उसने फूल की डंडी पकड़ी, उसे अपनी नाक के पास लाया और उसकी खुशबू सूंघी। इसे दुख तकन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की आदि फूल का अनुभव और आगे की खोज। उसके बाद उन्होंने फूल को लिली की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे पकड़ो। लिली ने उसके शब्दों का पालन किया और ध्यान से फूल को पकड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कुछ चल रहा है। इससे मुझे आज़ादी महसूस होती है। उसने फिर से अपनी आंखें खोलते हुए कहा। जोया उत्सुकता से बच नहीं सकी, इसलिए वो लिली के पास चली गई। शिवम, क्या मैं भी इसे पकड़ सकती हूँ? उसने कुछ भी करने से पहले शिवम से पूछा। शिवम ने सिर हिलाकर उसे अनुमति दे दी। यदि वो चाहती तो ऐसा कर सकती थी। जोया ने तुरंत अपना हाथ काले फूल की ओर बढ़ाया। लिली की तरह उसे भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने शरीर में कुछ महसूस हो रहा हो, लेकिन चूंकि उसने अभी तक मंत्र नहीं सीखे थे, इसलिए वो नहीं जानती थी कि लिली के शब्दों का क्या मतलब है। शिवम ने कहा, अभी भी कुछ बचा होगा, चलो घूम कर देखते हैं। जब वे चल रहे थे, तो फूल अभी भी लिली के हाथ में था। युवती और भी अधिक उत्सुक हो गई। उसने फूल को चारों ओर से देखने के लिए उसे घुमा घुमा कर देखा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी बुरा है। तो फिर उस बुरी आभा का क्या होगा जो इसे दूषित कर रही है? उसने पूछा। यह अब कुछ बुरा नहीं रह गया है, क्योंकि यह पहले से ही कुछ अलग है। आप जानते हैं, कुछ जानवर मल खाते हैं और मनुष्य जो उनका मांस खाते हैं, वे तब तक ठीक हैं
जब तक कि ये बहुत अधिक न हो, शिवम ने उत्तर दिया। इतना कहते ही उसके कदम रुक गए। इस बार उसके सामने घास से ढका एक टीला था। टीले में केवल एक ही छेद था, लेकिन वह बहुत बड़ा था। शिवम उस छेद के पास गया, उसके सामने झुका और फिर अपना हाथ उसमें डाला। लिली और जोया अभी भी अनजाने में उसकी हरकतों से डरी हुई थीं, क्योंकि उन्हें लगा कि छेद में एक बड़ा सांप है। हालांकि जब शिवम ने फिर से अपना हाथ वापस खींचा, तो उन्होंने पाया कि उसके हाथ में एक और लाल फूल था। क्या वहां सांप नहीं है? जोया ने पूछे बिना नहीं रह सकी। मुझे यकीन है कि तुम इसे नहीं देखना चाहती, शिवम ने खड़े होकर जवाब दिया। उसने फूल जोया के हाथ में रख दिया और एक और कदम बढ़ाया। पार्क में लगभग 40 मिनट घूमने के बाद उन्हें 5 फूल मिले। चूंकि वहां कुछ भी नहीं था, शिवम वहां से चला गया। वापसी का विचार और जोया का प्रस्ताव। अब आगे क्या? जोया ने पूछा। पार्क में यात्रा ने उसे महसूस कराया कि दुनिया एक बहुत ही अलग जगह है, इसलिए वो अभी भी शिवम के साथ यात्रा पर जाना चाहती थी। अब घर जाने का समय हो गया है, शिवम ने उत्तर दिया। न जोया स्पष्ट रूप से अब अलग नहीं होना चाहती थी। उसने लिली का हाथ पकड़ लिया और कहा, लिली, क्या आज हमारे पास बहुत सारा गृह कार्य नहीं था? चलो इसे साथ में करते हैं। मैं तुम्हारे घर पर रहूंगी। लिली जोया के इरादों को जानती थी, लेकिन वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त की इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सिर हिला दिया। अंततः ये पहली बार नहीं था कि वो उनके घर पर रुका था, इसलिए शिवम को असहज महसूस नहीं हुआ। वैसे पहले के बाबुओं के बारे में क्या? अब भी उन्हें संदेह है, उन्होंने फुसफुसाया। जोया को तुरंत स्कूल कैफेटेरिया में हुई उनकी बातचीत याद आई। वो धीरे से हंस पड़ी और बोली, ईमानदारी से कहूँ तो मैं 3 शेर नहीं खरीद सकती। मेरी बचत केवल एक खरीदने के लिए ही पर्याप्त है। वो व्यंग्य पूर्वक मुस्कुराई। भले ही वह एक अमीर परिवार से थी, लेकिन निश्चित रूप से उसके पास पैसे की एक सीमा थी। हालांकि एक जंगली शेर खरीदने में सक्षम होने का मतलब है कि उसके पास कम से कम 50 लाख से 5 मिलियन यूरो हैं। शिवम उसकी बातों से निराश दिखाई दिया। उसने आगे कहा, अगर वो मेरी बड़ी बहन होती तो कोई समस्या नहीं होती। उसे वास्तव में बड़ी बिल्लियां पसंद हैं, इसलिए यदि आप उसे वह पालने में मदद कर सकें तो वह निश्चित रूप से आपको एक बिल्ली खरीदने में संकोच नहीं करेगी। तुम्हारी बहन? शिवम को एक महिला याद आई जो कई बार जोया को स्कूल से या उसके घर से ले जाती थी। वो संभवतः 25 या 26 वर्ष की होगी, एक व्यवसायी महिला जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अक्सर नए आयाम स्थापित करती रहती है। संतों की दुनिया में जाने से पहले वो उसकी काफी प्रशंसा करता था। तो अब उसे विश्वास दिलाने के लिए मुझे उसे आपके साधना और आध्यात्मिकता के बारे में बताना होगा। क्या ये ठीक है? उसने पूछा। यह सुनकर शिवम सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे कम से कम 2 बाघ चाहिए। अभी उसके पास उन्हें खुद खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अगले कुछ दिनों में उन्हें नहीं खरीद सकता था। उसने जोया से इसलिए पूछा क्योंकि उसने ही सबसे पहले इस बारे में बात की थी। हालांकि अगर इसमें दूसरे लोग भी शामिल थे, तो उसे कुछ विचार करने की जरूरत थी। शिवम की क्षमता और घर वापसी। जोया, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा सुझाव है, लिली ने कहा। जोया ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराकर कहा, जैसे वो उसकी बातों से सहमत हो। ये मुश्किल है जब तक कि मेरा जन्मदिन न हो। 1 या 2 मिलियन यूरो कमाना मुश्किल है। मायरा ने ये सुनकर आंखें घुमाई। उसने कहा, मैंने कभी 10,000 यूरो से ज्यादा नहीं रखे। जोया फिर हंसी, अपनी जीभ थोड़ी बाहर निकाली, फिर शिवम की ओर देखा। तो तुम क्या सोचते थे? मुझे आश्चर्य है कि आपकी बहन ऐसी है जो मेरे द्वारा इसकी व्यवस्था किए जाने पर इसे स्वीकार कर लेगी, उसने पूछा। कुछ देर सोचने के बाद शिवम को इसमें कुछ रुचि आई, क्योंकि उसे लगा कि शायद वह जोया की बहन के साथ व्यापारिक साझेदारी शुरू कर सकता है। यह दीर्घकालिक योजना है, क्योंकि कोई व्यक्ति साधना पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से अपने आप चीजों का ध्यान नहीं रख सकता। जहां तक जोया का सवाल है, तो उन्होंने कहा, मैंने अब तक अपनी बड़ी बहन को किसी पुरुष से कम प्रभावशाली नहीं देखा। वह गर्व से बोली, तो ये आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। मैं किसी भी महिला को वश में कर सकता हूँ, लेकिन कभी भी ऐसी महिलाएं होती हैं जो इसे स्वीकार नहीं करती। मुझे बस ये चिंता है कि आपकी बहन उस प्रकार की है, बहुत घमंडी। मुझे यकीन है कि ये इतना आसान नहीं है, भले ही आप उसे हर दिन जादू दिखाएं, जोया ने कहा। यह सिर्फ साधना की बात नहीं है, बल्कि एक खास तरह की सम्मोहन शक्ति की बात है। शिवम ने जोया की ओर देखा, उसका हाथ पकड़ा और फिर उसकी कमर पकड़ी। इसने उसकी कमर को आगे की ओर झुका दिया, जिससे उसकी गर्दन थोड़ी नीचे हो गई, और फिर वो अपना चेहरा उसके करीब ले आया। जोया का मुंह खुला हुआ था, जबकि उसकी आंखें कांप रही थीं। उसके कानों के नीचे से लेकर गर्दन तक उसका शरीर बहुत लाल था। उसकी गुलाबी धार में खुजली लग गई। देखो, शिवम ने अपनी कमर छोड़ने से पहले कहा।
उसने ऐसा केवल क्षण भर के लिए किया, लेकिन यह उसके दिमाग को खाली करने के लिए पर्याप्त था। दूसरी ओर लिली ने कांपते हाथ से शिवम की ओर इशारा किया। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैं तो बस उसे अपनी खूबियों से परिचित करा रहा हूँ, शिवम ने सहजता से उत्तर दिया और उसकी आंखों में सीधे देखा। उस हरकत के बाद उसकी आंखों में शिवम की एक अलग छाप हो सकती थी। उसकी नजर ने उसे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उसका चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया। शिवम ने और कुछ नहीं कहा। वो अपने रास्ते पर चलता रहा। दोनों महिलाओं को शांत होने के लिए कुछ समय चाहिए था, इसलिए जब उन्होंने चलना शुरू किया तो वे लगभग 15 कदम पीछे थीं। चाची दिया से मुलाकात और रहस्योद्घाटन। उन्होंने फिर एक दूसरे की ओर देखा। जोया ने कहा, पता चला कि उसमें भी यही पक्ष है। लिली को शिवम का बचाव करने की इच्छा थी। उसने जवाब दिया, मेरा मानना है कि वो सिर्फ अपनी योग्यता दिखा रहा है। जैसा उसने कहा, मैं इस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन ये बुरा भी नहीं है। थोड़े शरारती स्वभाव वाले पुरुष अधिक आकर्षक होते हैं। मुझे यकीन है कि आप भी इस बात से सहमत होंगी। लिली, शिवम, क्या इसका मतलब है कि आप सहमत हैं? जोया ने शिवम का पीछा किया और पुष्टिकरण के लिए पूछा। चलो, कल उससे मिलते हैं, शिवम ने जवाब दिया। कल रविवार है, इसलिए ये काफी मुफ्त है। अच्छा, जोया मुस्कुराई। जब वे उसके अपार्टमेंट के पास से गुजरे तो वे कुछ देर के लिए रुके। महिला ने कुछ कपड़े उठाए और फिर उनके पीछे पीछे उनके घर चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चाची दिया पहले से ही घर पर थीं। वो अभी भी अपने काम के कपड़ों में सोफे पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, इसलिए उन्हें आते देख वो तुरंत खड़ी हो गई। शिवम, लिली, तुम ठीक तो हो ना? उसने जल्दी से पूछा। जोया के अस्तित्व पर ध्यान भी नहीं दिया। इससे पहले कि शिवम और लिली चाची दिया के सवाल का जवाब दे पाते, जोया ने अचानक उनके लिए जवाब दे दिया। आंटी, 7 लोग थे जिन्होंने हम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? अचानक जमीन के नीचे से कुछ जड़ें निकल आईं, जिससे वे बिल्कुल भी हिल नहीं पाए। चाची दिया ने अंततः उसकी उपस्थिति को महसूस किया और अपनी दृष्टि उसकी ओर घुमाई। उसने सहजता से कहा, रिया, यदि वो यहाँ आती तो उसे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन यह स्पष्ट था कि वो साधना के बारे में बात कर रही थी, जो कि उनके परिवार का रहस्य होना चाहिए। शिवम ने कहा, चिंता मत करो चाची, सब कुछ नियंत्रण में है। दिया ने राहत की सांस ली और अपना हल्का पसीना भरा माथा पोंछा। माँ, इसे रख लो, इससे तुम्हें मंत्र समझने में आसानी होगी। लिली ने काले फूलों में से एक अपनी माँ को दिया। पहले तो उसने सोचा कि यह महज एक खिलौना था, लेकिन जब उसने इसे अपने पास लाया तो उसे तुरंत पता चला कि ये अनोखा फूल है। वे, उसने शिवम की ओर देखते हुए पूछा। इसे दुख का फूल कहा जाता है। लिली ने फूल की उत्पत्ति और उपयोग के बारे में बताना शुरू करने से पहले जवाब दिया। उसने वो सब कुछ कहा जो शिवम ने कहा था। ये जानने के बाद दिया ने कहा, ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज मौजूद है। वो फिर बैठ गई और फूल को हर तरफ से देखने लगी, जबकि लिली और जोया दूसरी मंजिल पर चले गए। जब वे गायब हो गए तो उसने जोया से पूछा और उसे बैठने का इशारा किया। क्या ये ठीक है कि उस लड़की को इस बारे में पता है? कोई बात नहीं, जब तक मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा तब तक ये रहस्य बाहर नहीं आएगा, शिवम ने उत्तर दिया। चाची दिया ने यह सुनकर सिर हिलाया। तो फिर आपने उन लोगों के साथ क्या किया जिन्होंने लिली का अपहरण करने की कोशिश की थी? मैंने उन्हें मुक्त कर दिया। शिवम ने बताना शुरू किया कि क्या हुआ था, जिसमें उनकी पृष्ठभूमि और अलास्का में उन्होंने जो कुछ देखा था वो भी शामिल था। ऐसा गॉड आयोन ऑर्गेनाइजेशन और साधना की प्रगति। दिया को केवल बाद वाली बात की ही परवाह थी। वैसे आंटी, गॉड आयोन ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? शिवम ने पूछा। वे, दिया ने जवाब देने से पहले अपना सिर हिलाया। ठीक है, वे प्राचीन परिवारों से हैं जो हमेशा चाहते थे कि दुनिया उनके नियंत्रण में रहे। नियंत्रण के मामले में वे वास्तव में सबसे महान हैं, लेकिन अंत में हम आधुनिक दुनिया में रहते हैं। विभिन्न स्थानों पर कई मजबूत लोग दिखाई देते हैं। वे अर्थव्यवस्था के मूल को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वे अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, केवल अंधेरे में काम कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि वे संतों से संबंधित हैं? उनके बारे में इंटरनेट पर बहुत सारी अफवाहें लिखी गई हैं। वे बातें सच हैं या नहीं, ये निश्चित रूप से कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। मैं समझ गया। शिवम ने इस बारे में बात करना बंद कर दिया। फिर उसने पूछा कि उसने जो साधना मंत्र उसे दिया था, उसके बारे में उसकी समझ कैसी है। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया, चाची दिया ने जवाब दिया। उसने वो कागज निकाला जिस पर साधना मंत्र लिखा था, उसे शिवम को दिखाया और कागज पर कई जगहों की ओर इशारा की। फिर उसने एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू कर दिया। देव और गिरोह की प्रतिक्रिया। लूलू और अन्य लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए शहर में कुछ समय तक घूमने के बाद अपने अपार्टमेंट में लौट आते हैं, जो बुरी तरह से हिल गया है।
उनमें से किसी ने भी इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की और वास्तव में वे बोलने में सक्षम भी नहीं थे। जब वे अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि लंबा कद वाला युवक देव सोफे पर आराम से लेटा हुआ धूम्रपान और शराब पीते हुए टीवी देख रहा था। उनके आने पर उसने अपनी स्थिति नहीं बदली। उसने बस उनकी ओर देखा और पूछा, क्या ये हो गया? कोई समस्या तो नहीं है? मुझे लगता है कि मैं किसी को पीटना चाहता हूँ, बेन ने कहा। मैं भी, बारबरा ने कहा। उसने दरवाजे के पास से एक बेसबॉल बैट उठाई। चलो इसे करते हैं, कोरा बोली। पहले मैं, कोरा पहले। देव उलझन में पड़ गया और उठकर बैठ गया। वो पूछना चाहता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ब्रॉक ने अचानक उस पर बेसबॉल फेंक दिया। ये सीधे उसके गाल पर आकर लगा। मर जाओ! बेन और कोरा एक साथ चिल्ला पड़े और भ्रमित युवक के चेहरे पर लात मारे। दिया की साधना और शिवम का समर्थन। शिवम अपनी आंटी को मार्गदर्शन देते रहे, जिससे उनकी समझ और भी तेज हो गई। 1 घंटे के भीतर महिला को लगा कि उसे अपने सामने एक रास्ता मिल गया है। हालांकि रास्ता कई तरह की बाधाओं से भरा था, लेकिन कम से कम उसे पहले से ही पता था कि उसे कहाँ जाना है। आपकी प्रतिभा बहुत अच्छी है चाची। इस डर से कुछ ही दिनों में आप इस मंत्र के पहले चरण में महारत हासिल करने में सक्षम हो जाएंगी और अपने आध्यात्मिक कोर का निर्माण शुरू कर देंगी, शिवम ने कहा जब उसकी चाची ने मंत्र का कागज वापस अपने कपड़ों की जेब में रख लिया। हाँ, अगर आप मुझे हर दिन पढ़ाना जारी रखेंगे, दिया ने उत्तर दिया। शायद मैं बाद में ज्यादा व्यस्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए समय निकालूंगा। शिवम अपनी चाची की किसी और से ज्यादा परवाह करता है। अगर वह कोई शक्ति बनाता है तो वह उसे दूसरी सबसे मजबूत शक्ति बना देगा। उसकी बातें सुनकर महिला के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम्हारे व्यक्तित्व में आए बदलाव से मैं थोड़ी असहज हो जाती, लेकिन शुक्र है कि तुम अब भी मेरे कर्तव्यनिष्ठ भतीजे हो। उसका हाथ अचानक आगे बढ़ा और शिवम के बालों को सहलाने लगा। वाद वाला थोड़ा असहज था, इसलिए उसने धीरे से अपना गला साफ किया। अब वो शारीरिक संपर्क के साथ अधिक खुला हो सकता है, लेकिन उसके लिए उस तरह के उपचार को स्वीकार करना कठिन था जो मूल रूप से एक बच्चे के लिए था। पार्टी का निमंत्रण और शिवम की योजना। वैसे क्या तुम आज रात मेरे साथ चल सकते हो? उसने पूछा। कहाँ? शिवम ने पूछा। उसे यह अजीब लगा कि उसकी चाची रात में बहुत कम बाहर जाती थी, सिवाय जरूरी काम के। मेरे दोस्त के नए रेस्तरां के उद्घाटन की पार्टी, चाची दिया ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब हमें ऐसी पार्टी में आमंत्रित किया गया है। शिवम और अधिक जानने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा नहीं है। दिया ने सिर हिलाते हुए अपनी पीठ पीछे झुकाई। ऐसा अक्सर होता है। जैसे ही उसने देखा, मन में नॉटी फीलिंग आ गई। चाची दिया, मैं बस कभी नहीं आती। तुम्हें पता है, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो मेरा मूड खराब कर देते हैं। शिवम ने उसके जवाब पर आंखें घुमाई। उसने आसानी से यह निष्कर्ष निकाला कि अब वो बहादुर है क्योंकि वह उसका ख्याल रखेगी। उसके हाव भाव देखकर उसने कहा, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रही। मैं तो बस तुम्हें इस शहर के कुलीन लोगों से मिलवाना चाहती हूँ। उनमें से कम 90% लोग तुम्हारी मदद करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुम मेरे भतीजे हो। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यह बहुत अच्छा विचार है। शायद मुझे भी इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। शिवम ने उत्तर दिया। अच्छा, हम 19 बजे निकलेंगे। लिली और जोया का बेडरूम में दृश्य। अपनी चाची से बातचीत करने के बाद शिवम दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में चला गया। लिली के बेडरूम का दरवाजा खुला था और उसने देखा कि दोनों लड़कियां सोफे पर बैठकर कुछ लिख रही हैं। यहाँ दोनों ने सिर्फ शॉर्ट्स और टाइट टैंक टॉप पहना हुआ था ताकि उनके शरीर का कुछ हिस्सा दिख सके। उनकी चिकनी गोरी जांघें किसी भी पुरुष का ध्यान अपनी ओर आसानी से खींच लेती। लिली के बारे में सोचते हुए शिवम के ड्रैगन पैंट से बाहर आना चाहता था। फिर उसने लंबी सांस ली। उनके लगभग फुले हुए पिपरी स्तनों के कारण उन्हें लगभग शरारती कहा जा सकता है। हालांकि यह एक घर था और वे कमरे में थीं, इसलिए आप उनके बारे में उस तरह से नहीं सोच सकते थे। शिवम को तो बस एक ही बात परेशान कर रही थी, वो था बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ। आमतौर पर यह दरवाजा बंद रहता है। जोया ने शिवम की ओर हाथ हिलाया, जबकि वो कमरे में देख रहा था, जिससे उसकी बगल दिखाई दे रही थी, जिसमें केवल शुद्ध सफेद त्वचा थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुक गई क्योंकि शिवम ने अपने कदम नहीं रोके। वो सचमुच बस गुजर रहा था। जोया! उसकी आंखें जम गईं। बेडरूम का दरवाजा खुला छोड़ने का यही उसका विचार था। लिली पहले तो थोड़ी नाखुश हुई, लेकिन शायद वो शिवम की प्रतिक्रिया भी देखना चाहती थी। मैंने तुमसे कहा था, वो एक अच्छा आदमी है, लिली ने जोया से कहा। एक अच्छे आदमी में भी जुनून होता है। आह, अगर वो अंदर आकर दरवाजा बंद कर दे तो यहाँ हालात बहुत तनावपूर्ण हो सकते हैं। तुम पागल होते जा रहे हो। मुझे पता है, लेकिन ये वास्तव में नियंत्रण से बाहर है। सही लगता है। 18 साल की सीमा है।
अगर आप इस उम्र में भी कुंवारी हैं, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको भी ऐसा ही लगता होगा, है ना? नहीं, झूठ मत बोलो। जोया ने लिली का हाथ लिया, उसकी आंखों में गहराई से देखा और आगे कहा, देखो तुम्हारी त्वचा कितनी गर्म है। शिवम की तैयारी और पार्टी के लिए प्रस्थान। अपने कमरे में शिवम ने ध्यान करते हुए समय बिताया, आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हुए अपने आध्यात्मिक कोर को मजबूत किया। उसे मुश्किल से पता चला कि कितना समय बीत चुका था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो आकाश पहले से ही अंधेरा था। वो खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींची। उसने गहरी सांस ली और इतनी जोर से सांस छोड़ी कि हवा में कंपन हुआ। फिर उसने अपना शरीर इतना फैलाया कि उसकी हड्डियां चरमरा उठीं। लेकिन उसके बाद वो आराम से बैठ गया और कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखने लगा। यह जोया के लिए एक साधना मंत्र था। करीब 20 मिनट बाद वो नहाने चला गया। उसने काफी देर तक नहाया, इतना साबुन लगाया कि उसके शरीर से अच्छी खुशबू आने लगी। नहाने के बाद उसने कपड़े पहने। आज दोपहर की तरह ही उसने फिर से काली पैंट पहन रखी थी, लेकिन थोड़ी अच्छी। जब वो कमरे से बाहर आया तो लिली और जोया भी बाहर आई। उन्होंने अभी भी टैंक टॉप पहना हुआ था, लेकिन पतलून के साथ। शिवम की साफ सुथरी शक्ल देखकर वे दोनों हैरान रह गईं। ओह शिवम, तुम कहाँ जा रहे हो? जोया फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी। बस टहलने के लिए। शिवम ने सीढ़ियों की ओर एक कदम बढ़ाते हुए जवाब दिया और जोया को वो साधना की तकनीकी का कागज थमा दिया जो उसने अभी अभी बनाया था। चाची अपने कमरे से बाहर आई, जो कि दूसरी तरफ था। इस बार उसके बाल एक साफ सुथरे बन में बंधे हुए थे और उसने एक लंबी, काफी टाइट काली ड्रेस और काफी शानदार हाई हील्स पहनी हुई थी। उसका लुक इतना आकर्षक था कि लोग आसानी से सोच सकते थे। शिवम अपने मन ही मन सोच रहा था, चाची के बड़े बड़े खरगोशों को देखते हुए, जो उसकी छाती से निकलना चाहते थे, कि वो एक रानी है। माँ, आप कहाँ जाना चाहती हैं? लिली ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। पहले शिवम और अब उसकी माँ स्पष्टता से सामान्य सैर के लिए ऐसे कपड़े नहीं पहने हुए थे। चाची दिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस थोड़ी देर के लिए पार्टी में जाना है। चिंता मत करो, खाना पहले से ही मेज पर है। शिवम, चलो। लिली और दिया की निगाहों के सामने वे दोनों पहली मंजिल पर उतर गए। वे नीचे देखने के लिए बाड़ के किनारे भी गए। पहली मंजिल पर दिया ने सोफे पर पड़ा अपना बैग उठाया, उसे खोला और एक ग्रे टाई निकाली। यहाँ आओ, उसने शिवम को इशारा किया, जो अपनी भौहें सिकोड़ रहा था कि वह उसके करीब आए। शिवम ने सोचा कि टाई के साथ वो और भी अधिक अलग दिखेगा, लेकिन अंत में उसने मना नहीं किया। उसकी चाची ने उसकी टाई को शर्ट के ऊपर डाला, जो बिल्कुल मैच कर रही थी। उसने कुछ गंदगी साफ की और फिर 2 कदम पीछे हटकर उसके रूप रंग का निरीक्षण किया। उसने अपने होंठ टेढ़े करके संतोष में सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि इस शहर में तुम्हारे जैसे खूबसूरत नौजवान बहुत कम हैं, उसने कहा। इतना कहकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घर से बाहर खींच लिया। ऐसा लगता है कि आपकी माँ आपसे अधिक शिवम को प्यार करती है, जोया ने चंचल मुस्कान के साथ लिली से कहा। लिली उसकी बातों पर थोड़ा उदास हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने लंबे बालों को झटकते हुए सीढ़ियों की ओर एक कदम बढ़ा दिया। जब वो यार्ड में पहुंचा तो शिवम को एक कार मिली जिसका इंजन पहले से ही चल रहा था। काले सूट पहने 2 आदमी कार के पास खड़े थे। शिवम को नहीं पता था कि वे कौन थे, लेकिन उसे पता था कि वे पुलिस वाले थे। एक कांग्रेसी महिला होने के नाते उसकी चाची किसी भी समय कुछ पुलिस कर्मियों को अपने साथ ले जाने का आदेश दे सकती थी। उन्हें देखकर उनमें से प्रत्येक ने कार के दाएं और बाएं पीछे के दरवाजे खोले। उनके चेहरे पर काफी कठोरता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया का पेशेवर तरीके से स्वागत किया। शिवम ने कार में चढ़ने से पहले उन्हें एक पल के लिए देखा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दोनों पुलिसकर्मी यथोचित रूप से प्रशिक्षित थे, लेकिन फिर भी वे लूलू और उसके गिरोह जितने मजबूत नहीं थे, जो स्पष्ट रूप से बहुत अनुभवी थे। उन्होंने कार में बैठने से पहले उसके दरवाजे बंद करने में मदद की। हम कहाँ जा रहे हैं? वेटरन स्ट्रीट 03 पर आगमन। श्रीमती दिया, ड्राइवर की सीट पर बैठे आदमी ने पूछा। वेटरन स्ट्रीट 03, दिया ने उत्तर दिया। अपनी चाची का उत्तर सुनकर शिवम ने अनायास ही एक निश्चित दिशा में देखा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह सबसे अधिक मूल्यवान सड़क थी। वहाँ कई विलासितापूर्ण वस्तुओं की दुकानें थीं। वहाँ तक पहुँचने में लगभग 25 मिनट लगते हैं। सड़क इतनी चौड़ी है कि 10 गाड़ियाँ एक साथ खड़ी हो सकती हैं। हर 50 मीटर पर फुटब्रिज है, जो रंग बिरंगी लाइटों से सजाए गए हैं। कई युवा वहां तस्वीरें लेते हैं और वीडियो बनाते हैं। रास्ते में शिवम ने कई कैफे और मनोरंजन स्थल भी देखे। पहले वाले में युवा लोग थे, जबकि दूसरे वाले में थके मांदे दिखने वाले वयस्क लोग थे। शिवम शायद ही कभी इस सड़क पर आता था, इसलिए भले ही वो इस शहर का मूल निवासी था, फिर भी वो यहाँ खुद को बेगाना महसूस करता था। प्रिया का रेस्तरां और भव्य स्वागत।
वहीं रुक जाओ। उस गली में पहुंचने के कुछ ही पल बाद दिया एक खास इमारत की ओर बढ़ी। ये 5 मंजिल की इमारत है और पुराने यूरोपीय डिजाइन की इमारत में रोशनी बहुत ज्यादा नहीं थी, बल्कि एक शांत माहौल था। दूसरी इमारतों की तुलना में इमारत में जो चीज सबसे अलग है वो है इसका बहुत चौड़ा आंगन। ये देखते हुए कि यहाँ जमीन कितनी महंगी है, इतनी बड़ी जमीन को बर्बाद करने की हिम्मत करना मालिक की दौलत को दर्शाता है। एक के बाद एक लग्जरी कारें आंगन में दाखिल हुई। सभी की कीमत 1 करोड़ यूरो से ज्यादा थी। चाची दिया की कार व्यावहारिक रूप से सबसे सस्ती थी। हालांकि अपनी नंबर प्लेट के कारण दूसरी कार की गति थोड़ी धीमी हो गई, मानो वो चाहती हो कि दिया की कार पहले प्रवेश करे। यहाँ तक कि वहाँ सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे जो आकर रास्ता दिखाने में मदद कर रहे थे। अंत में वह एक कोने पर रुकी जो स्पष्टतः एक समर्पित पार्किंग स्थल था। दोनों व्यक्ति जल्दी से कार के दरवाजे खोलने के लिए बाहर निकले। शिवम पहले नीचे गया, फिर उसने इमारत के प्रवेश द्वार की ओर देखा। काले भूरे बालों वाली एक अधेड़ उम्र की महिला उसमें से निकली और टेढ़े होठों के साथ चाची दिया की कार की ओर बढ़ी। वो अपनी बहुत ही शानदार लाल पोशाक में काफी आकर्षक लग रही थी। हालांकि उसका शरीर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन उसकी पतली कमर और मोटे नितंबों के कारण उसका फिगर वास्तव में आकर्षक है। कई लोग उसे देखकर सीटी बजाना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उसके पीछे कई बड़े अंगरक्षक थे। दिया, उसने खुले हाथों से दिया को बुलाया। उसके सामने पहुंचकर उसने तुरंत उसे गले लगाया, उसके गाल को चूमा और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी पार्टी में आएंगे। ऐसा लगता है कि इस रेस्तरां पर आशीर्वाद बरसेगा, उसने कहा। उनके आसपास के लोगों ने तुरंत उन पर ध्यान दिया। कई लोग दिया के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि उनमें से हर कोई जानता था कि वो कौन थी। ओह, महिला प्रिया ने दिया की ओर देखा जो पार्टी में आ रहा था। वह मेरा भतीजा है, शिवम। दिया ने तुरंत शिवम का परिचय कराया। तो वह आपका भतीजा है? दिया की नजर शिवम के चेहरे से उसके पैरों तक और फिर वापस उसके चेहरे पर गई। उसके होंठ एक पल के लिए आपस में चिपके रहे और फिर मुस्कुराने लगे। उसने दिया की ओर देखते हुए कहा, आपके विल्सन परिवार का खून सचमुच श्रेष्ठ है। दिया अपनी तारीफ सुनकर हल्के से मुस्कुराई। फिर उसने शिवम से कहा, वह प्रिया है, मेरी सहपाठी। अगर तुम जानना चाहते हो कि इस शहर में सबसे ज्यादा रेस्तरां किसके पास है, तो वो वही है। शिवम का व्यवहार और प्रिया की प्रतिक्रिया। शिवम की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा नहीं बदली। उसने बिना कुछ कहे महिला को हल्के से सिर हिलाया और उसने ऐसा बिना ये आभास दिए किया कि उसे बोलने में शर्म आ रही है। उसे देखने वाले लोगों को लगा कि वो सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उसे लगा कि ये अनावश्यक है। बेशक प्रिया हैरान थी क्योंकि उसे याद नहीं था कि कोई भी युवा उसके सामने इस तरह का व्यवहार करता था। चाहे वे कितने भी बदमाश या उच्च दर्जे के क्यों ना हो, वे आमतौर पर उसके सामने डरकर बच्चों की तरह व्यवहार करते थे। आप मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते? उसने अपनी जिज्ञासा को रोक न पाते हुए पूछा। शिवम ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैंने पहले ही ऐसा कर दिया है। उसके पहले के सिर हिलाने को अभिवादन माना जा सकता है। प्रिया एक बुद्धिमान महिला होने के नाते ये समझ गई और इस वजह से उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। अंत में उसने दिया की ओर देखा जो शिवम के व्यवहार पर केवल मुस्कुराई। दिया, मुझे लगता है कि आपने अपने भतीजे को शिक्षित करने में कुछ गलतियां की हैं, उसने कहा। गलतियां कहाँ हैं? दिया ने पूछा। या फिर आप ये कह रहे हैं कि कमजोर के सामने अहंकारी होना और ताकतवर की चापलूसी करना ही शिक्षा का सही तरीका है? इस बार उनके शब्दों ने कुछ लोगों को लगभग स्तब्ध कर दिया। यह सर्वविदित है कि यह अभिजात वर्ग की संस्कृति है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन कोई नहीं कहता। रेस्तरां के अंदर का दृश्य और नए परिचय। ऐना ने धीरे से अपना गला साफ किया और थोड़ी चिंता से इधर उधर देखा। वहां कुछ उच्च पदस्थ अतिथि थे। अगर दिया उनकी खराब संस्कृति के बारे में बात करती रही तो हंगामा हो सकता था। उसने कहा, आइए श्रीमती दिया, कृपया अंदर आइए और हमारे रेस्तरां का आनंद लीजिए। उसने औपचारिक होने का नाटक किया। दिया व्यंग्यात्मक ढंग से हंस पड़ी। उसके बाद शिवम और दिया प्रिया के पीछे रेस्तरां की इमारत में चले गए। इमारत की पहली मंजिल सिर्फ एक लॉबी थी जहां वेटर मेहमानों का स्वागत करते थे। अगर ये एक होटल है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये एक रेस्तरां है। कोई भी वेटर शिवम और दिया के पास नहीं आया क्योंकि प्रिया उनके बगल में थी। वो उन्हें वहां मौजूद 4 सीढ़ियों में से एक पर ले गई। उनमें से प्रत्येक हॉल के एक कोने में घुमावदार आकार का था और लोहे की लकड़ी से बना था। सीढ़ियों से आगे बढ़ते ही शिवम को मधुर संगीत सुनाई दिया। ये धीमा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये लोगों को नाचने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। तभी उसे दूसरी मंजिल पर खाने की मेजों की कतार दिखाई। वहां पहले से ही काफी लोग बैठे थे, कुछ खा रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। प्रिया के आगमन ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया
और जब उसे देखा तो लोग उसके बगल में खड़े व्यक्ति को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। जब उन्हें एहसास हुआ कि ये दिया थी तो उनकी निगाहें आखिरकार केवल उस पर ही टिक गईं। देवियों और सज्जनों, कृपया हमारी कांग्रेस सदस्य दिया विल्सन और उनके भतीजे शिवम विल्सन का स्वागत करें, एना ने काफी ऊंची आवाज में कहा और तुरंत ही तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया। एक समूह था जो दिया को देखकर हाथ हिला रहा था। वे उसकी उम्र की सुंदरियां थीं, जिनमें 3 लोग शामिल थे। प्रिया, दिया और शिवम को समूह की मेज पर ले गए। जैसे ही वे मेज पर पहुंचे, तीनों महिलाएं उठ खड़ी हुईं और बारी बारी से दिया को गले लगाने लगीं। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम सब एक साथ हो सकते हैं, दिया को गले लगाने वाली पहली महिला ने कहा। उसने एक लंबी नीली ऑफ द शोल्डर ड्रेस पहनी थी। उसके लंबे सुनहरे बाल थे जो उसकी जांघों से नीचे तक गिर रहे थे। उसका फिगर लंबा और सुंदर था, जो आसानी से पुरुषों की इच्छाओं को जगा देता था। प्रिया ने शिवम को बताया कि उस महिला का नाम चार्लोट था, जो इंग्लैंड की एक कुलीन महिला थी। दूसरी महिला एशियाई थी। उसके बाल बहुत लंबे नहीं थे। ये दिया के बालों की तरह लग रहा था, सिवाय इसके कि ये जेट ब्लैक था। उसने केवल एक छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके ऊपर एक भूरे रंग का कोट था। ऐसा लग रहा था कि वो बिना किसी योजना के इस पार्टी में आई थी। इसका नाम मीरा है। जब वो छोटी थी तो वो यूरोप में रहती थी। हालांकि अब वो एशिया में रहती है, फिर भी वो अक्सर यूरोप आती रहती है। तीसरी महिला के बारे में शिवम ने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वह एक जानी मानी हस्ती थी जिसमें से एक विवादित नहीं थी। उसने 3 बार बड़े समूहों से शादी की है और तीनों ही बार तलाक हो गया। उसका नाम मिया है। वो एक सेलिब्रिटी थी, फिर भी उसकी खूबसूरती दूसरों से ज्यादा नहीं थी, क्योंकि बाकी दोनों भी शीर्ष सुंदरियां थीं। उसके हल्के घुंघराले भूरे बाल थे, मोटे लाल होंठ, आकर्षक नाक और ठोड़ी थी। उसका फिगर काफी सुंदर था, जिससे ऐसा लगता था कि वो किसी भी परिधान या स्टाइल में जंच जाए। शिवम का पार्टी से हट जाना। दिया के साथ लिपटने के बाद तीनों महिलाओं ने शिवम की ओर देखा। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ कह पाती, शिवम ने अचानक दिया से कहा, आंटी, मैं पहले टहलना चाहता हूँ। अध्याय 28। धुएं की परत के पार। शिवम ने तीनों महिलाओं की ओर हल्के से सिर हिलाया और फिर बिना कोई शब्द कहे एक कदम आगे बढ़ गया। वहां खड़ी मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं के समूह में कुछ पलों तक खड़ा रहना उसके लिए असहज था, पर यह अकेली वजह नहीं थी। उसकी दृष्टि भी अब किसी और दिशा में टिक चुकी थी। तुम्हारे भतीजे को क्या हुआ है? शिवम को यूं चुपचाप और बिना कोई अभिवादन किए चले जाते देख चार्लोट खुद को रोक नहीं सकी। उसकी आवाज में हल्की नाराजगी थी, शायद आत्मसम्मान की टकराहट। उसे याद आया कि जब उसका बेटा पहली बार दिया से मिला था तो उसने उसका खुले दिल से स्वागत किया था, तारीफें की थीं, और वही बात उसने अपनी माँ को भी बताई थी। दिया कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले प्रिया बीच में आ गई। तुम्हें नहीं पता, उसने मुझसे भी कुछ भी नहीं कहा। क्या? मिया ने अविश्वास से पूछा। वे तीनों महिलाएं अब एक साथ हैरानी में डूब गई थीं, लेकिन नीचे प्रिया अकेली थी। उसकी आवाज में वह निराशा थी जो अक्सर उपेक्षा से उपजती है। शायद वो शर्मीला है, मीरा ने नर्म लहजे में कहा। मुझे ऐसा तो नहीं लगता, चार्लोट ने शिवम को जाते हुए देखती हुई धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा। शिवम अब भीड़ के बीच से बिल्कुल शांत और नियंत्रित चाल में आगे बढ़ रहा था, जैसे शोरगुल उसके भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकता। मेरे भतीजे का रवैया राजा जैसा है, दिया ने अपने होठों पर हल्की लेकिन तीखी मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा स्वागत करे तो पहले अपना स्तर बढ़ाओ। वह खुलकर शिवम का बचाव कर रही थी और ऐसा करते हुए वह किसी से अनुमति नहीं मांग रही थी। इसी बीच शिवम एक कोने तक पहुंच चुका था। वहां कुछ धुआं था, इतना हल्का कि एक साधारण नजर इसे न देख सके, लेकिन उसकी भीतरी परत में एक सुखद, पुरानी, गूढ़ सी सुगंध बह रही थी। वह सुगंध किसी आम अगरबत्ती की नहीं थी, बल्कि किसी दुर्लभ चीज की थी। धुएं के स्रोत पर उसकी नजर गई। एक छोटी थाली में कुछ अगरवुड जल रहा था। शिवम उस जलती लकड़ी को कुछ क्षणों तक देखता रहा, फिर लगभग बुदबुदाते हुए बोला, ये कितनी बर्बादी है, सिर्फ खुशबू के लिए लकड़ी को जलाना। वो धीरे से झुका और थाली के करीब गया। अगरवुड को आमतौर पर पहले सुखाया जाता है, फिर उसकी खुशबू बाहर निकालने के लिए जलाया जाता है, पर ये स्वाभाविक रूप से एक बर्बादी है। उसने अपनी नजरों को आग के चारों ओर घुमाते हुए जोड़ा। हर साल लाखों पेड़ इस मांग को पूरा करने के लिए काटे जाते हैं। अगर यही चलता रहा तो ये पेड़ भी विलुप्त हो जाएंगे, जैसे कई प्रजातियां समय के अंधकार में खो गईं। कुछ क्षणों तक उसकी आंखें उस धुएं को देखती रहीं, जैसे वह केवल धुआं नहीं, बल्कि समय की चेतावनी हो। लेकिन फिर, जैसे किसी अंतर्निहित योजना की स्मृति लौट आई हो, उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, हालांकि मेरे पास एक तरतीब है।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो सुपर हिंदी नॉवल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।